नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्रेनिंग ऑफिसर राहुल पटदार। आज सब फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक क्यू राहुल में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन करके आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने एक 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी इन क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आने की काफ़ी संभावना है और काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें एक्चुअली सीरियल नंबर का थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन बट इट डजेंट मैटर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमें कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए या फिर बंद करने के लिए शट डाउन पर क्लिक करना होता है। तो इसका जो आंसर आएगा काफ़ी ईजी है, शट डाउन। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नया दस्तावेज बनाने के लिए निम्न में से किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है Ctrl+N, जिसका मतलब होता है कि आपको न्यू फाइल बनाना हो तो हम दबाएंगे Ctrl+N। Ctrl+O का यूज़ रहता है कि जो कोई पहले से फाइल बनी हुई रहती है या फिर उसे एग्जिस्टिंग फाइल कहते हैं, यानी कि पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O शॉर्टकट की दबाते हैं। Ctrl+S से फाइल को सेव किया जाता है और Ctrl+C से फाइल को पेस्ट किया जाता है। यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट या फाइल को पेस्ट करना हो तो आपको Ctrl+V शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर आएगा Ctrl+N। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ओपन ऑफिस में स्प्रेडशीट को रिक्त स्थान और अनुप्रयोग का उपयोग करके तैयार किया जाता है। यानी कि ओपन ऑफिस में स्प्रेडशीट किस प्रकार बनाई जाती है, ये आपके सिलेबस में है ओपन ऑफिस। तो एटलीस्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो कैल्स, इसको कैल्स पढ़ा जाता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है कैल या फिर कैलकुलेशन, और इसको ही यूज़ करके आपकी जो ओपन ऑफिस होता है उसमें स्प्रेडशीट बनाई जाती है। जो BCOD राइटर, ड्रॉ और इम्प्रेस ऑप्शन है, इसका प्रयोग करके स्प्रेडशीट नहीं बनाई जाती है। इसका सिर्फ उपयोग स्प्रेडशीट के ऊपर लिखने में या किसी तरह की चित्र या किसी और तरह की सामग्री बनाने में किया जाता है। बट सिर्फ स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए कैल्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, आप एक सक्रिय विंडो को कैसे कैप्चर करेंगे। यानी कि कोई विंडो एक्टिव है तो आप उसे कैप्चर कैसे करेंगे या फिर उसका स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये जो काम आप प्रोग्राम में कोई वीडियो देख रहे हैं उसका कोई ऐसा चित्र आता है जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, उसका फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो आपको अल्टर प्लस प्रिंट स्क्रीन, यानी कि जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अल्टर प्लस प्रिंट स्क्रीन, उस बटन को आपको दबाना पड़ेगा, उस शॉर्टकट की को दबाना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि जो भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा उसका एक स्क्रीनशॉट या एक फ़ोटो आपकी डेस्कटॉप कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका अल्टर प्लस प्रिंट स्क्रीन। मैं क्वेश्चंस को काफ़ी स्पीड से रिपीट फटाफट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 100 क्वेश्चन बताने में ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस को कम शब्दों में समझा करके आपके लिए वीडियो कम से कम समय में उपलब्ध करा सकूँ। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टास्क बार में एक प्रयोग को जोड़ने को जाना जाता है। यानी कि किसी प्रोग्राम को आपको शॉर्टकट बनाना हो या उसको टास्क बार में दिखाना हो। यानी कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ को ओपन करने के लिए बार बार स्टार्ट मेन्यू बटन दबाना पड़ता है और उसके अंदर जाके उस प्रोग्राम को सर्च करना पड़ता है। तो उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं कि आप उस प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करके आप उसे पिन कर सकते हैं। पिन करने का मतलब ये होता है कि उसे आप टास्क बार पर डायरेक्ट उसका शॉर्टकट रख सकते हैं। तो जो टास्क बार में किसी प्रोग्राम को जोड़ने को पिनिंग कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स के लिए प्रयोग किया जाने वाला लोगो क्या है। तो लिनक्स के लिए जो लोगो यूज़ किया जाता है उसे टक्स कहते हैं। टक्स एक्चुअली एक लैटिन नाम है और ये जब लिनक्स को जब बनाया गया था, जब लिनक्स ओएस डेवलपमेंट में था या इसका आविष्कार किया गया था, तब इसे टस्क के नाम से जाना जाता था। टस्क एक्चुअली क्या है कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में ये बना हुआ था, वो जो सिटी का नाम है जो है टक्सिडो सिटी है। इसीलिए यानी कि जो लिनक्स सॉफ्टवेयर बना है वो एक टक्सिडो नाम के शहर में बना था, इसीलिए उसे
टक्स कहा जाता है, इसके लोगों को भी टक्स कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशिका को बदलने में सक्षम होने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी। यानी कि आपको अगर डायरेक्टरी चेंज करना है, यानी कि जब आप एम एस डॉस यूज़ कर रहे हो और एम एस डॉस के अंदर आपको किसी डायरेक्टरी को चेंज करना है, यानी कि आपने किसी डायरेक्टरी में राम नाम का फ़ोल्डर बनाया है और आपको किसी दूसरे फ़ोल्डर यानी कि श्याम नाम के फ़ोल्डर में जाना है, तो आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में या फिर राम से श्याम में जाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। तो इसमें आपको आवश्यकता होगी एग्जीक्यूट परमिशन की, यानी कि किसी काम को करने के लिए यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए जो परमिशन की आवश्यकता होती है उसे ही एग्जीक्यूट परमिशन कहा जाता है। तो आपको डायरेक्टरी चेंज करने के लिए एग्जीक्यूट परमिशन की आवश्यकता होगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, एग्जीक्यूट परमिशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेन के लिए डाटा स्थानांतरण दर सामान्यतः कितनी होती है। जो लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उसकी स्पीड पूछी गई है। तो लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन काफ़ी इजी है। लेन की जो सामान्यतः स्पीड होती है वो 1 Mbps से 100 Mbps तक होती है और ये छोटे क्षेत्रों में सेटअप किया जाता है। तो आपको आंसर ये याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह एक दस्तावेज से चयनित पार्ट या ग्राफिक को हटाने के लिए एक फीचर है। यानी कि किसी दस्तावेज यानी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, जैसे कि आपने रिज्यूम बनाया है, रिज्यूम में से आपने कुछ आपका फ़ोटो डाला हुआ है, कुछ आपके बारे में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि उसका आपका नाम हो गया, उसे हटाने के लिए कौन सा फीचर यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कट, फिर सेकंड डिलीट, फिर रिमूव और फिर है ऑल ऑफ दिस। यानी कि आप इन तीनों का उपयोग कर सकते हैं उस टेक्स्ट को हटाने के लिए या किसी फ़ोटो को हटाने के लिए, यानी कि दस्तावेज में से कोई भी चीज़ हटाने के लिए आप इन तीनों चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। कट भी कर सकते हैं, डिलीट भी और रिमूव भी। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ दिस, ये सभी। जो अगला क्वेश्चन है कि जो कट ऑपरेशन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं Ctrl+X का उपयोग किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर आएगा Ctrl+X। जो Ctrl+V है उसकी सहायता से पेस्ट किया जाता है, Ctrl+C से कॉपी किया जाता है और Ctrl+K से अलाइनमेंट सेट किया जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, SQL का विस्तृत रूप क्या है। तो SQL एक लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन ए। इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है कि आपको तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि जो बी में लिखा गया है सिंप्लीफाइड क्वेरी लैंग्वेज, सी में लिखा गया है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज और फोर्थ डी में लिखा गया है सिंक्रोनाइज्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आपको याद रखना है कि SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी SQL के द्वारा डाटाबेस का कार्य किया जाता है और इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आपका ऑप्शन आएगा ए, इसे याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट विजार्ड का उपयोग करके आप अपने में क्या बदलते हैं। यानी कि चार्ट विजार्ड का क्या यूज़ होता है, क्या प्रयोग होता है। तो सीधी बात है, इसके बारे में कि जानते हैं कि आपको जब किसी चार्ट के अंदर आप डाटा डालना होता है या डाटा का स्ट्रक्चर बदलना होता है, डाटा का फॉर्मेट बदलना होता है, तो आप चार्ट विजार्ड का उपयोग करते हैं। यानी कि डाटा को चार्ट्स में डालने के लिए या फिर डाटा को चार्ट्स में दिखाने के लिए ही चार्ट्स विजार्ड का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन आएगा ए, डाटा इनटू चार्ट्स। अगला क्वेश्चन है कि DBMS का फुल फॉर्म क्या है। तो DBMS का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को याद रखना है, काफ़ी टाइम तक ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पहले से सहेजी गई प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन से नई प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करने के लिए किसका चयन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि Ctrl+O का काम रहता है पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना, यानी कि एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना। और क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है कि पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन करने के लिए क्या दबाएंगे हम। तो पहले से वो बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए हम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन का उपयोग करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डाटा के प्रकार का प्रयोग गणितीय गणना करने के लिए किया जाता है।
तो गणितीय गणना करने के लिए न्यूमेरिक डाटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। न्यूमेरिक का मतलब होता है जो नंबर्स पे काम करे। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब होता है जो ABCD पे काम करे। कैरेक्टर का मतलब होता है जो ABCD और जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे डॉलर, @ परसेंटेज, ग्रेटर देन, लेस देन, कॉमा, डैश, इन पर काम करे वो कैरेक्टर कहलाते हैं। तो जो गणितीय गणना में प्रयोग किया जाता है वो होते हैं न्यूमेरिक। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन है न्यूमेरिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक फील्ड जिसमें केवल 2 मान होते हैं वह है, यानी कि एक ऐसी फील्ड जिसमें केवल 2 मान ट्रू और फॉल्स होते हैं वो क्या है। तो ट्रू और फॉल्स का सीधा मतलब होता है यस और नो, या फिर 1 और 0। तो हमारा ऑप्शन आएगा यस और नो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपके कोड में हर जगह किस वेरिएबल को परिभाषित किया जाता है। तो आपका फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए, विच वेरिएबल कैन बी डिफाइंड एवरीवेयर इन योर कोड। यानी कि आप अगर कोई कोडिंग कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ऐसे कौन सी वेरिएबल लेते हैं जिसको आप कहीं भी कभी भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वो पहले से डले हुए आते हैं, इनबिल्ट होते हैं, आप उनको कभी भी किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब यह होता है कि आप उसको प्रोग्राम में कहीं पर भी किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो किसी प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ या फिर प्रयोग किए जा सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, एक जावा स्क्रिप्ट भाषा में एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। जब आप कोई जावा स्क्रिप्ट आपको जब किसी की प्रोग्राम में जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना है तो आपको वहाँ पर जो उसका टाइप है वो जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। यानी कि आपको जो लैंग्वेज टाइप है बराबर टेक्स्ट स्लेश जावा स्क्रिप्ट डबल टैग में, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है उसे आपको जावा स्क्रिप्ट को डबल टैग में लिखना पड़ेगा। तभी जाके आपका सिस्टम समझ पाएगा कि आप जो कोडिंग करने वाले हैं वो जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग है। अगर आप यह नहीं लिखेंगे तो आपका सिस्टम समझेगा कि आप HTML यूज़ कर रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट भाषा में एक जावा स्क्रिप्ट नाम का यानी कि ऑप्शन ए वाला एट्रीब्यूट होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लूप से जल्दी बाहर निकलने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है, ब्रेक का मतलब होता है रुकना। जब भी आप किसी लूप के अंदर आप ब्रेक लगाते हैं तो जो आपका फॉर लूप या इफ लूप जो भी लूप होता है वो जब ब्रेक के पास आता है तो वहीं से आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। तो ब्रेक का उपयोग किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए या फिर उस लूप से या फिर उस घेराव से बाहर आने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कंटिन्यू और एग्जिट और डिलीट होता है, कंटिन्यू का वर्क होता है कि जब आप किसी लूप में कंटिन्यू लगाते हैं तो कंटिन्यू का मतलब होता है कि आपको प्रोग्राम को जारी रखना है, बंद नहीं करना है। एग्जिट का मतलब होता है कि आप उस प्रोग्राम से बाहर हो जाते हैं, और डिलीट का मतलब होता है कि उस स्थान से प्रोग्राम आपका डिलीट हो जाता है। तो आपको लूप से जल्दी बाहर आने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इंटीजर डाटा का प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक इंटीजर का मतलब होता है 0 1 2 3 इस टाइप से। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं सिंगल, बाइट, शॉर्ट और इंटीजर। तो इनमें पूछा गया है क्वेश्चन कि इसमें से इंटीजर डाटा का प्रकार नहीं है। तो इसमें जो आपका बाइट है जो कि 1 और 0 कहलाता है, ये आपके इंटीजर डाटा टाइप में नहीं आता है क्योंकि 0 इंटीजर में नहीं गिना जाता है। इंटीजर मतलब होता है जो एक से स्टार्ट हो। तो जो आपका सिंगल, शॉर्ट और इंटीजर है ये जो तीनों हैं ये एक से स्टार्ट होते हैं, और जो बाइट होता है और बाइट में 1 और 0 दोनों होते हैं, इसलिए ये आपका जो आंसर बी है आपका आंसर आएगा बाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेन्यू आइटम के लिए मानक उपसर्ग क्या है। यानी कि मेन्यू के लिए किस प्रकार का प्रीफिक्स या फिर उपसर्ग यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको याद रखना है कि जो MNU डॉट होता है वो किसी भी मेन्यू ऑप्शन के लिए या फिर मेन्यू आइटम के लिए उपसर्ग का काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक करेंट असेट है। करेंट असेट का मतलब होता है कि जो आपके पास फ़िलहाल में जो भी पैसा है, जो भी आपके पास लेनदारियाँ है, देनदारियाँ है, उसे आपकी करंट असेट कहते हैं। जैसे कि आपके पास कैश है
तो मतलब कि आपके पास मौजूदा पैसा है। उसके बाद है रिसीवेबल, यानी कि जो आपको मिलने वाली है, यानी कि आपने कोई सामान बेचा है और सामने वाले ने आपको चेक दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि चेक आपके, भले ही आपके खाते में पैसा नहीं है लेकिन आपके पास चेक है, मतलब कि वो आपका ही पैसा है। उसके बाद है इन्वेंट्रीज, यानी कि जो भी सामान की लिस्ट आपने जिसका भुगतान कर दिया गया है और सामने की तरफ से आपको भेजा गया है। तो ये सब क्या होता है कि आपका करंट असेट, असेट मतलब कि पूंजी, आपके पास क्या क्या संपदा है। तो कैश भी आपकी संपदा हो गई, रिसीवेबल यानी कि जो पैसा मिलने वाला है, और इन्वेंट्री यानी कि जो सामान मिलने वाला है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डबल प्रविष्टि, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में जो आय होती है वो क्या होती है हमेशा। तो जो हमेशा डबल एंट्री सिस्टम में जो भी आपकी आय रहेगी वो हमेशा क्रेडिटेड कहलाएगी, यानी कि जमा हुई कहलाएगी। और जो भी आपके जो कर्मचारियों को सैलरी देंगे वो डेबिटेड कहलाएगी। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो पैसा आता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, जो पैसा जाता है वो हमेशा डेबिट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग में कौन सी पार्टियां सम्मिलित होती है। तो पहला ऑप्शन है बिलर्स, बैंकर्स, कंसोलिडेटर्स, ऑल ऑफ दिस। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग होती है, यानी कि जब आप किसी सामान से कोई किसी दुकान से या किसी शॉपिंग मॉल से सामान खरीदते हैं, तो उसमें कौन कौन शामिल होता है। उस जब आप उस चीज़ का पेमेंट करते हैं तो ये जो आप पेमेंट देने की जो प्रक्रिया हो गई, ये सामान खरीदने की जो प्रक्रिया हो गई, उसके अंदर कौन कौन शामिल होता है। तो उसमें बिलर्स भी शामिल होते हैं, बैंकर्स भी होते हैं। बिलर्स मतलब कि जो आपको बिल जनरेट कर रहा है, बैंकर्स मतलब आपके जिस बैंक का खाता है, और एक होता है कंसोलिडेटर्स, यानी कि जो पेमेंट गेटवे जिससे आपका पेमेंट हुआ है। तो इसका आंसर आएगा ये सभी, इन तीनों का इसमें पार्टियाँ सम्मिलित होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन का मतलब है कि यह ऑटोमेटिक आपका जो है कमांड के अनुसार नोट गिनकर या फिर काउंट कर आपको पैसे प्रोवाइड करती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लैन, वैन, मैन और इंटरनेट के रूप में कंप्यूटर नेटवर्क में मदद करते हैं। यानी कि जो लैन मैन है वो इंटरनेट के रूप में कंप्यूटर नेटवर्क में क्या यूज़ में आते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है सूचना का आदान प्रदान करना, सूचना साझा करना, ई कॉमर्स का आदान प्रदान करना, ये या फिर फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इसका आंसर आएगा ये सभी, यानी कि जो इंटरनेट होता है ये इन चारों या फिर तीनों कामों में आता है। सूचना का आदान प्रदान करने में भी, सूचना का साझा करने में भी, और ई कॉमर्स का आदान प्रदान करने में भी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डेटा भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों का एक संग्रह कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि जब आप इंटरनेट पे कोई आप डाटा इधर से उधर भेजते हैं, यानी कि जैसे कि आपके पास जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें जो गूगल ड्राइव आती है, तो गूगल ड्राइव एक ऐसी क्लाउड स्टोरेज व्यवस्था है जहाँ पर आपका डाटा ना तो आपके मोबाइल में रहता है, ना आपके किसी अन्य खाते में रहता है मोबाइल के। ये वह जो आपका डाटा रहता है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्लाउड स्टोरेज में जमा होता है, जिसको आप कभी भी किसी भी वक्त आपकी आईडी से निकाल सकते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डेटा भंडारण के लिए उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटरों का संग्रह क्लाउड स्टोरेज कहलाता है या फिर क्लाउड कंप्यूटर कहलाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आदि किसके अंतर्गत आता है। तो जो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर है, ये जो तीनों होते हैं आपको कुछ न कुछ सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे मॉनिटर में दिखता है, प्रिंटर में प्रिंट होता है, प्लॉटर में भी प्रिंट होता है। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो जो जिस चीज़ से मिलती है उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका आउटपुट यूनिट। उसके बाद ईपी रोम का विस्तृत रूप, जो ईपी रोम का फुल फॉर्म है वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको ये याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होने वाले चांसेस है। जैसे कि जो बी ऑप्शन है इरेजेबल पार्टीशन रीड ओनली मेमोरी, सी ऑप्शन है इरेजेबल पॉइंटर रीड ओनली मेमोरी, या फिर डी ऑप्शन है। तो आपको याद रखना है कि ईपी रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एम एस डॉस का फुल फॉर्म। तो एम एस डॉस का फुल फॉर्म, एम एस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट और डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका आंसर आएगा इसमें
माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रीड रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, इसे याद रखना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी कमांड फाइलों और निर्देशिकाओं की सूची प्रदर्शित करता है। यानी कि कौन सी जो कमांड होती है जो आपकी फ़ाइल और आपकी सब फाइल या फिर डायरेक्टरी दिखाती है। तो जो पहला ऑप्शन है डायरेक्टरी, या आपके जब आप किसी फोल्डर के अंदर आप डायरेक्टरी का कमांड लगाते हैं तो उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स और फोल्डर अवेलेबल रहेंगे उन सबको वो डिस्प्ले करेगा, कौन, डायरेक्टरी। या फिर ऑप्शन है DIR। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लिनक्स कमांड एक नई डायरेक्टरी बनाता है। लिनक्स के अंदर एक नई डायरेक्टरी बनाने के लिए हमें MKDIR यानी कि MK मतलब मेक, DIR मतलब डायरेक्टरी। तो हमें लिनक्स के अंदर नई कमांड या फिर नई डायरेक्टरी बनाने के लिए MKDIR डायरेक्ट कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लिनक्स कमांड किसी फाइल के एक्सेस मोड को बदल देता है। यानी कि किस कमांड के द्वारा किसी फाइल के एक्सेस मोड को बदला जाता है। तो जो CH मोड का मतलब होता है CH मतलब चेंज, MOD मतलब मोड, चेंज मोड। तो आपको याद रखना है इसे कि किसी फाइल के एक्सेस मोड को बदलना है तो हमें CH मोड यानी कि ऑप्शन ए कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट तैयार करने का सॉफ्टवेयर है। तो आप सभी जानते हैं कि MS एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट तैयार की जाती है, तो आपको इसे याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका MS ऑफिस मेन्यू में प्रिंट आइटम का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रिंट करने के लिए सिंपल है आपका Ctrl+P। उसके अलावा Ctrl+F+ प्रिंट के द्वारा भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन आएगा C, यानी कि A और B दोनों के द्वारा आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में पैराग्राफ के औचित्य संरेखण को किस शॉर्टकट का प्रयोग करके मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि आपको कोई टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ को जस्टिफाई करना हो तो आपको जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+L शॉर्टकट की का उपयोग करना होता है। जस्टिफाई का मतलब होता है कि आप जो भी जितनी भी लाइन लिख रहे हैं पैराग्राफ में उन सब पैराग्राफ की लंबाई या फिर उन पैराग्राफ के अंदर लाइंस की लंबाई सेम होगी, उसे जस्टिफाई कहते हैं। इसका आंसर आएगा आपका Ctrl+A जस्टिफाई करने के लिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में पृष्ठ आकार, मार्जिन और पेपर ओरिएंटेशन का चयन किसके माध्यम से संभव होता है। यानी कि आपको पेज का अगर साइज या डिज़ाइन या फिर ओरिएंटेशन चेंज करना है तो आपको पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप में जाना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका पेज लेआउट, उसके अंदर पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर आपको ओरिएंटेशन देखना है लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, दो तरह के होते हैं, यानी कि खड़ा या फिर आड़ा, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। तो आपका ऑप्शन आएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में प्रति पृष्ठ कॉलमों की संख्या का चयन किसके माध्यम से संभव है। तो MS वर्ड के अंदर अगर आपको कॉलम पर पेजेस चुनना है तो आपको पेज लेआउट के अंदर जाना है, उसके अंदर आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम्स के अंदर आपको नंबर्स लिखने हैं कि आपको कितनी रो को चेक करना है। इस तरह से आप कॉलम्स पर पेज निकाल सकते हैं। तो आपको इस ऑप्शन को याद रखना है कि जो पेज लेआउट से कॉलम्स आएगा यही आपका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसे संग्रहण, भंडारण, हेरफेर, रिपोर्टिंग और माइनिंग की उपलब्ध जानकारी को रखता है। ये कौन रखता है। तो जो डाटाबेस मैनेजमेंट होता है ये आपके डाटा का संग्रहण, भंडारण, हेरफेर, रिपोर्टिंग और माइनिंग इन सब की जानकारी को रखता है। यानी कि डाटाबेस का काम यही रहता है कि आप जो भी डाटा उसके अंदर डाल रहे हो वो उसके स्टोर करने की, उसमें चेंज करने की, उसको दिखाने की या फिर उसमें से कोई चीज़ ढूंढ कर लाने की जानकारी को अवेलेबल करवाता है, कौन, डाटाबेस मैनेजमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो क्वेश्चन है प्राथमिक बूट की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि जो प्राइमरी बूट प्रोसेस क्या कहा जाता है। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा देखते होंगे कि आपका जो भी विंडोज़ होता है वो लोड होता है तो उसे प्राइमरी बूट कहा जाता है। यानी कि जो आपका क्वेश्चन है प्राथमिक बूट प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर आएगा लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ओरेकल, SAP, हैना, MySQL और SQLite
सबसे लोकप्रिय टूल है। किस चीज़ के टूल है ये? तो ये जो है डाटाबेस मैनेजमेंट या फिर डाटाबेस को बनाने के लिए जिन भाषाओं का या फिर लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, ये उन्हीं के नाम है ओरेकल, एसपी, माईएसक्यूएल और एसक्यूएल लाइट। तो ये सब जो है डाटाबेस मैनेजमेंट का कार्य करती है, उनको बनाने वाली लैंग्वेज है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सीमोस एक प्रकार का क्या है? तो सीमोस एक प्रकार का आपका रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। इसके अंदर आपके जो सिस्टम होता है उसका टाइम और जो उसका दिनांक ये सेव होता है और ये हमेशा उसमें एक जैसा रहता है। तो सीमोस आपका रोम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट कैन बी क्रिएटेड, यानी कि आपको पावर पॉइंट के अंदर नई प्रस्तुति या फिर नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपको किस शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा? तो इसका आंसर आएगा आपका Ctrl+M, यानी कि आपको इसके द्वारा एक नया स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपको Ctrl+N दबाना पड़ेगा, लेकिन आप किसी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको नई स्लाइड डालनी है तो आपको Ctrl+M दबाना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट में ड्राइंग का उपयोग करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको होम के अंदर जाना है और उसमें ड्राइंग ऑप्शन होता है, उसके अंदर आप जाएंगे तो आप किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर ड्राइंग कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में इतनी सारी समस्याओं को ठीक कर सकता है, यानी कि कौन ठीक कर सकता है? तो जैसे कि आपको बताया गया होगा कि जब भी कंप्यूटर में कोई समस्या आती है, जैसे कि कोई हैंग हो रहा है या फिर उसमें कोई फाइल करप्ट हो गई है, कोई चीज़ चल नहीं रही है या फिर स्लो चल रहा है, तो उसे रीबूट किया जाता है, यानी कि रीस्टार्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसमें जो भी समस्या रहती है वो ठीक हो जाती है। तो इसका ऑप्शन आएगा रीबूटिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब इंस्टॉलेशन के दौरान विंडोज़ लोड होता है तो सबसे पहले किसे चुना जाता है? तो जब विंडोज़ लोड होता है, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उसमें विंडोज़ लोड होता है, तो सबसे पहले वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को चेक करता है, यानी कि आपके साथ जो मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस लगे होते हैं उन्हें चेक करता है कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो विंडोज़ जब लोड होता है तो वो सबसे पहले कीबोर्ड लेआउट और जो लैंग्वेज या फिर जो माउस होता है उससे सिलेक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कमांड दिए गए ड्राइव का वॉल्यूम लेवल प्रदर्शित करती है? यानी कि आपको आपके कंप्यूटर में जैसे C, D, E, F इस तरह के ड्राइव बने हुए रहते हैं और आप चाहते हैं कि उसका लेवल देखना चाहते हैं तो आपको डॉस के अंदर VOL यानी कि ऑप्शन डी वॉल्यूम कमांड दबानी पड़ेगी, जिससे आपकी ड्राइव की कितनी कैपेसिटी है, कितनी जगह खाली है, उसका नाम क्या है, कब बनाई है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा आपको ऑप्शन डी वॉल्यूम VOL। उसके बाद अगला क्वेश्चन है MS-DOS कमांड दो फाइलों की तुलना करता है और किसी भी अंतर की रिपोर्ट करता है। तो किस कमांड के द्वारा दो फाइलों की तुलना की जाती है और उनके बीच जो अंतर होता है उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है COMP, यानी कि कंपेयर। इसे कंपेयर पढ़ा जाता है। इसका काम होता है कि ये दो फाइलों को तुलना करता है और उन दोनों के बीच जो भी डिफरेंस, जो भी अंतर रहेगा उसकी रिपोर्ट करता है। तो आपको ऑप्शन याद रखना है D COMP। उसके बाद अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में मेलिंग मेनू का उपयोग करके एनवलप बनाने का शॉर्टकट क्या है? तो एनवलप बनाने का शॉर्टकट है आपका Alt+M+S, यानी कि ऑप्शन नंबर C Alt+M+A। इसके द्वारा आपका एनवलप बनाने का शॉर्टकट है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में किसी भी सेल पर लागू होने वाले सामान्य प्रकार के डेटा को क्या कहा जाता है? तो MS एक्सेल के अंदर जो भी सामान्य प्रकार का जो डेटा होता है उसे जनरल कहा जाता है। यानी कि आप जब MS एक्सेल ओपन करेंगे और आप उसमें कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी डाटा, जैसे कि आपने राम लिख दिया है या फिर 1 2 3 4 लिख दिया है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि जो कंपनी की तरफ से, एक्सेल की तरफ से जो नियम यूज़ होता है उसे जनरल कहा जाता है। यानी कि आपका जो भी लिखा हुआ डाटा रहेगा वो जनरल फॉर्मेट में रहेगा। तो आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन आएगा ए जनरल। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला S × 5 को प्रणाली में लिखा जाता है।
तो आपने जो A5 लिखा है इंटू 5, A5 का मतलब होता है कि किसी सेल का एड्रेस है, यानी कि A5 पे जो भी वैल्यू रहेगी उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि आपका रो नंबर कॉलम नंबर A और रो नंबर 5। तो A5 में जो वैल्यू रहेगी उसमें 5 का आप गुणा करेंगे, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है कि A5, आपने A5 के ऊपर जो वैल्यू है उसे न लिख के आपने A5 लिखा है, मतलब आपने जो है रिलेटिव लोकेशन दी है उसकी, या फिर रिलेटिव एड्रेस दिया है। तो A5 इंटू 5 को हम रिलेटिव भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कमांड लाइन से पावर लाइन को इन्वोक करने का कमांड है। तो द कमांड टू इन्वोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन इज, यानी कि कमांड लाइन से पावर पॉइंट को इन्वोक करने का कमांड है पावर PNT। यानी कि आपको कमांड लाइन से अगर आपको पावर पॉइंट ओपन करना है, आप जो आपका CMD, जो आपका जो ब्राउज़र होता है या फिर डॉस होता है या फिर कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उससे आप अगर पावर पॉइंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा POWER PNT, पावर पॉइंट या PNT। इससे आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कमांड लाइन से आप पावर पॉइंट कैसे यूज़ करेंगे या फिर चालू करेंगे। इसके लिए ऑप्शन आएगा आपका आंसर A। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, TIFF डिजिटल फोटोग्राफी की तुलना में अधिक उपयुक्त है। तो जो डिजिटल प्रिंटिंग होती है वो आपका जो TIFF होता है, ट्रांसफरिंग इमेज ऑफ फिक्स्ड फोटोग्राफी, तो जो डिजिटल प्रिंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी तरह से डिफाइंड डाटाबेस में डाटाबेस टेबल और कॉलम के नाम में स्पेस, यानी कि एक डिफाइंड डाटाबेस में डाटाबेस टेबल और कॉलम के नेम में भी स्पेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको इसे याद रखना है कि इसमें आपका आंसर आएगा D, यानी कि होना चाहिए। यानी कि जब आप टेबल का नाम लिख रहे हो, कॉलम का नाम लिख रहे हो, तो उन दोनों के बीच में आपको एक स्पेस देना चाहिए। तो आंसर आएगा आपका D, शुड होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि MS एक्सेस में बनाए गए नए डाटाबेस को डैश डैश नामक एक डिफ़ॉल्ट टेबल मिलती है। जब भी आप MS एक्सेस में एक नई टेबल बनाएंगे तो उस टेबल का नाम टेबल 1 नाम से प्रदर्शित करेगा। यानी कि जब आप कोई फाइल या कोई नया फोल्डर बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो न्यू फोल्डर 1, न्यू फोल्डर इस टाइप से देता है। इसी तरह MS एक्सेस में अगर आप नया डाटाबेस बना रहे हैं तो उसका नाम जो है टेबल 1 आपको शो करेगा। तो इसका आंसर आएगा आपका टेबल 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेब सर्वर क्लाइंट पेज के प्रदर्शन के लिए क्या उपयोग करता है। आप जैसे कि जानते हैं कि जो इंटरनेट होता है उसके अंदर दो चीज़ें काम करती है, एक तो होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। सर्वर का मतलब होता है जो डाटा आपको भेज रहा है, और क्लाइंट का मतलब होता है कि जो डाटा रिसीव करना है। यानी कि अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, तो आप क्लाइंट कहलाएंगे, और जहाँ से आपको डाटा या फिर रिज़ल्ट मिल रहा है वो आपका सर्वर कहलाएगा। तो वेब सर्वर क्लाइंट पेज प्रदर्शन के लिए, यानी कि जहाँ पर आपको कुछ डाटा दिखता है, तो जो आपको डाटा कहाँ पर दिखता है वो होता है वेब ब्राउज़र। यानी कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक तरह से क्लाइंट होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका A, वेब ब्राउज़र। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम तक ये काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोर्ट नंबर टेलनेट के लिए किस पोर्ट नंबर का प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका टेलनेट होता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर रिमोट नेटवर्क कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए एक पोर्ट नंबर क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपका पोर्ट नंबर 20, यानी कि 20 नंबर पोर्ट पर आपका टेलनेट उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट किस तरह की भाषाओं के उदाहरण है। तो ये आपकी जो है इसमें मैं ऑप्शन जो है गलत यूज़ किया गया है। इसका आंसर आएगा आपका D, इंटरप्रेटर। यानी कि जावास्क्रिप्ट जो और VBA है ये इंटरप्रेट की जाने वाली भाषाएं हैं, इसमें ब्राउज़र नहीं आएगा। इसमें आंसर आएगा आपका D, इंटरप्रेटर। ये थोड़ी टाइपिंग इसमें मिस्टेक हो गई है, इसमें आंसर आएगा आपका इंटरप्रेटर। ये दोनों जो है इंटरप्रेट की जाने वाली लैंग्वेज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपरिभाषित डाटा प्रकारों को संभालने के लिए जावास्क्रिप्ट डाटा प्रकार है।
जो अनडिफाइंड जो डाटा होता है, यानी कि अगर आपने लिख दिया AB12 स्टार डॉलर, यानी कि इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। इस प्रकार का जो डाटा होता है यह स्ट्रिंग के अंदर आता है। नंबर के अंदर जो आएगा सिर्फ 1 2 3 4, बुलियन के अंदर आ जाएगा आपका ट्रू और फॉल्स, नल के अंदर नल का मतलब होता है खाली, यानी कि ज़ीरो। तो जो आपका स्ट्रिंग होता है वो कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट, ABCD गिनती सबका मेल जोल होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ए, स्ट्रिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक फंक्शन कीवर्ड से शुरू होता है। जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फंक्शन है वो किस कीवर्ड से शुरू होता है। तो जो फंक्शन आप कोई बनाते हैं, तो नया फंक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन लिखना पड़ता है और फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। तो जो स्टार्ट हो रहा है वो होता है फंक्शन से स्टार्ट। तो इसका आंसर आएगा आपका ए, फंक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाता रिसीवर को डेबिट करता है और देने वाले को क्रेडिट करता है। किस प्रकार का वह कौन सा खाता है जो रिसीवर को डेबिट करता है और देने वाले को क्रेडिट करता है। तो जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उसमें जो भी रिसीवर होता है उसे डेबिट किया जाता है और जो भी देने वाला होता है उसे क्रेडिट किया जाता है। यानी कि आपके खाते में 1000 रुपये हैं, आपने अगर किसी को 50 रुपये भेज दिए हैं, तो जो रिसीवर रहेगा वो उसे डेबिट करेगा और जो देने वाला यानी कि अपन रहेंगे उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इसका आंसर आएगा आपका ए, पर्सनल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी बूट प्रोसेस, ये क्वेश्चन हो चुका है पहले, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, MS ऑफिस में पत्र तैयार करने का सॉफ्टवेयर, यानी कि MS ऑफिस के अंदर किस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो लेटर्स तैयार किए जाते हैं। तो जैसा कि सब जानते हैं जो MS वर्ड होता है उसकी सहायता से जो है लेटर्स और रिज्यूम और इस तरह की चीज़ें तैयार की जाती है। तो इसका आंसर आएगा आपका MS वर्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेस्ट ऑप्शन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट। तो जो Ctrl+V होता है उसकी सहायता से पेस्ट किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद के ऑनलाइन विवरण का नाम है। जब जो कैटलॉग होता है, कैटलॉग के अंदर जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या जिसके बारे में जानना चाहते हैं उसकी समस्त जानकारी दी गई होती है। तो जो ऑनलाइन कैटलॉग होता है उसके अंदर किसी भी उत्पाद के ऑनलाइन विवरण के डिस्क्रिप्शन या संक्षिप्त रूप होता है। तो इसका आंसर आपका आएगा ऑनलाइन कैटलॉग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल किसके द्वारा बनाया गया। तो आपको याद रखना है कि जो है EF कोड, यानी कि एडगर F कोड के द्वारा जो है रिलेशनल डाटाबेस मॉडल प्रस्तावित किया गया है या बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ODMG का फुल फॉर्म क्या है, विस्तारित रूप क्या है। तो आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट डेटा मैनेजमेंट ग्रुप, ये जो है ODMG का फुल फॉर्म है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी की एक टेबल के लिए यूनिक कुंजी को क्या कहते हैं। यानी कि किसी भी टेबल के अंदर ऐसी कुंजी जिसकी सहायता से उस टेबल के डाटा को पहचाना जाता है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि अगर आपके पास एक लिस्ट आई है जिसके अंदर 1000 बच्चों के नाम और रोल नंबर, उनके मार्क्स दिए हुए हैं, तो उसमें जो रोल नंबर होता है वो हर एक स्टूडेंट का एक अलग होता है, यानी कि यूनिक होता है। आप रोल नंबर से उसको जान सकते हैं कि ये किस बच्चे की बात हो रही है, क्योंकि जो नाम होता है वो किसी का भी रिपीट हो सकता है, लेकिन रोल नंबर जो है वो रिपीट नहीं होता है। तो जो यूनिक की होती है, जो प्राइमरी की होती है, वो सिर्फ एक टेबल के अंदर एक होती है। तो जो यूनिक कुंजी है उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायर्ड या वायरलेस तकनीक का उपयोग करते हुए कई कंप्यूटर और उपकरण को जोड़ने को क्या कहा जाता है। तो जो नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग का मतलब यही होता है कि वायर्ड यानी कि वायर से या फिर बिना वायर के एक दूसरे कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ना ही नेटवर्किंग कहलाता है। इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, इसे याद रखना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क कनेक्शन को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो एक नेटवर्क कनेक्शन को दूसरे नेटवर्क कनेक्शन से जोड़ने के लिए IP एड्रेस और पोर्ट नंबर, यानी कि इंटरनेट के अंदर
दो सिस्टम को जुड़ने के लिए आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है और उनके पोर्ट नंबर की, यानी कि जिस सॉकेट के ऊपर वो जुड़ेंगे उस पोर्ट का नंबर, और जिस एड्रेस से जुड़ेंगे उसे आईपी एड्रेस कहते हैं। यानी कि दो कंप्यूटर को एक नेटवर्क कनेक्शन में जुड़ने के लिए आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दोनों की ज़रूरत होती है। तो हमारा आंसर आएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस को आमतौर पर कहा जाता है। तो जो नेटवर्क से जो भी कंप्यूटर या डिवाइस जुड़ता है उसे नोड कहा जाता है। इसमें ऑप्शन गलत सिलेक्ट हो गया है, आप इसे याद रखिएगा या फिर करेक्शन कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा नोड, यानी कि नोड, नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर या फिर डिवाइस जुड़े होते हैं उन्हें नोड कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल क्या करती है। तो पहला ऑप्शन है निर्दिष्ट साइटों तक पहुंच से इनकार, अगला है केवल सूचीबद्ध साइटों तक पहुंच की अनुमति, फिर थर्ड ऑप्शन है कि दोनों, और चौथा है कि दोनों में से कोई नहीं। तो जो फायरवॉल होती है ये दोनों काम करती है, ये जो है फर्जी वेबसाइट रहती है उनसे दूर रखती है, और जो अच्छी या फिर जो जेन्युइन या जो फिर सत्य वेबसाइट होती है उन्हीं तक की पहुंच देती है। तो ये फायरवॉल का काम रहता है कि ये फ्रॉड वेबसाइट को या फिर फ्रॉड हैकर्स को दूर रखना, और जो जेन्युइन होती है, जो सही होती है वेबसाइट, उनका एक्सेस करना। तो इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब सभी नोड्स एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो ये जो सेंट्रल हब जिसमें होता है और जो सभी नोड्स होते हैं जब सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं तो इसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। आप सभी ने स्टार देखा होगा, स्टार के जो चारों या छः जो कोने रहते हैं वो एक बीच के मध्य बिंदु में आकर मिलते हैं, यानी कि उसे हब कहा जाता है, जो सेंट्रल हब होता है। तो जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसके अंदर जो सभी कंप्यूटर होते हैं वो सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मॉडेम एक उपकरण है जिसका उपयोग किस काम में किया जाता है। तो जो मॉडेम होता है उसका उपयोग डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल को बदलने के लिए किया जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में मॉडेम नहीं रहेगा तो जब आपको इंटरनेट कनेक्शन लेंगे जैसे बीएसएनएल से, एयरटेल से, तो आपका इंटरनेट आपके कंप्यूटर पर बिना मॉडेम के नहीं चलेगा, क्योंकि जो टेलीफोन होता है उसके अंदर एनालॉग सिग्नल होते हैं और आपका जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल समझता है। तो जो मॉडेम होती है वो जो टेलीफोन में आने वाले एनालॉग सिग्नलों को कंप्यूटर जो सिग्नल समझता है यानी कि डिजिटल सिग्नल उसमें कन्वर्ट करता है। तो जो मॉडेम का काम रहता है कि डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना। उसके बाद इसका आंसर आएगा आपका सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेटवर्किंग डिवाइस जो एक पैकेट प्राप्त करता है और इसे केवल इच्छित प्राप्तकर्ता लाइनों को दोहराता है क्या कहलाता है। तो ये काम रहता है स्विच का काम यही रहता है कि ये किसी नेटवर्क के ऊपर पैकेट लेगा और पैकेट सिर्फ उसे ही पहुंचाएगा जिसके लिए भेजा गया है। यानी कि आपने व्हाट्सएप पर किसी को कोई फ़ोटो भेजी है तो जो स्विच रहता है वो ये डिसाइड करता है कि आपने जिससे फ़ोटो भेजी है उसी के पास फ़ोटो जाए, किसी और के पास फ़ोटो ना जाए। तो यह काम स्विच का रहता है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके स्थापित नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो छोटे मोटे क्षेत्र के लिए होता है, यानी कि 5 मीटर 10 मीटर या फिर अपने मकान के आसपास। तो ये जो ब्लूटूथ तकनीक होती है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ए, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेब पेज मुख्य रूप से किस में डिज़ाइन किए जाते हैं। तो जो वेब पेज होता है ये मुख्य रूप से आपके HTML में डिज़ाइन किए जाते हैं। HTML से आपके वेब पे जो वेबसाइट होती है उसका ढांचा खड़ा होता है। उसके बाद जो CSS होती है, CSS के द्वारा उसमें कलर भरे जाते हैं, और जावास्क्रिप्ट की सहायता से उसके अंदर फ़ोटोज़ या फिर डायनेमिक वेब पेज डाले जाते हैं। तो आपको इसे याद रखना है, इसका आंसर आएगा ए, HTML। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो जब भी आपको कोई वेब पेज देखना हो या फिर कुछ भी इंटरनेट यूज़ करना है तो आप वेब ब्राउज़र का उपयोग करेंगे। वेब ब्राउज़र का मतलब जैसे कि क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, सफारी हो गया, ये सब वेब ब्राउज़र है। तो इनका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, W3C का फुल फॉर्म क्या है। तो इसे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम।
या फिर कंसोर्शियम, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। इसे याद रखना है आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी ब्राउज़र के अंदर निष्पादित स्क्रिप्ट कोड के हिस्से को जावा स्क्रिप्ट या फिर वीबी स्क्रिप्ट में लिखी गई को क्या साइड स्क्रिप्ट कहा जाता है। यानी कि ये जो आप कोड लिख रहे हैं वो क्लाइंट साइड आता है या फिर सर्वर साइड आता है। तो इसे याद रखिएगा, क्लाइंट साइड उसे कहते हैं जो हम लिखते हैं, सर्वर साइड उसे कहते हैं जो सामने से आता है। जब भी हम कोई कोड लिखेंगे तो वो क्लाइंट साइड कहलाता है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए क्लाइंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा टैग HTML में एक क्लिक करने के लिए योग्य हाइपरलिंक बनाता है। यानी कि आपको अगर HTML के अंदर हाइपरलिंक बनाना है तो आप किस टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो जो AHREF यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है AHREF, इसकी सहायता से आपको हाइपरलिंक बनाई जाती है। हाइपरलिंक किसे कहते हैं कि जब आप कोई हाइपरलिंक क्लिक करते हैं तो आप उस हाइपरलिंक के अंदर जो भी वेब एड्रेस डालेंगे, जो भी फ़ोटो डालेंगे, जो भी आप कंटेंट डालेंगे वो ओपन हो जाता है, तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं। इसका आंसर आएगा आपका AHREF। उसके बाद है अगला, जुमला एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो किस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर आधारित है। तो ये जो आपका जुमला है ये जो है PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर आधारित है। जुमला जो है आपका एक PHP के ऊपर बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक प्रोग्राम है जिसका काम होता है कंटेंट मैनेजमेंट संभालना, इसलिए इसका आंसर आएगा PHP। आपका जो अगला क्वेश्चन है, कंपोज़र एक क्या है। तो कंपोज़र एक वेब पेज क्रिएशन और वेब पेज एडिटिंग टूल है। यानी कि कंपोज़र की सहायता से आप जो वेब पेज बना रहे हैं उसे क्रिएट भी कर सकते हैं, मतलब बना भी सकते हैं, और उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो कंपोज़र का यह काम रहता है, इसे याद रखना है आपको कि ये दोनों काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या को हल करने के लिए उठाए गए कदमों के अनुक्रम को क्या कहा जाता है। तो जो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम किसे कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रोग्राम को समझना या फिर किसी भी कार्य को करने की पद्धति स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम कहलाती है। तो किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम लिखना पड़ता है या फिर स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाने पड़ते हैं। तो उन बढ़ाए हुए कदमों को या फिर उनकी सीरीज को एल्गोरिथम कहा जाता है। और आपको याद रखना है, इसका आंसर आएगा एल्गोरिथम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट में अंडाकार प्रतीक किसे दर्शाता है। तो जो फ्लो चार्ट के अंदर जो भी अंडाकार यानी कि अंडे की शेप का यानी कि गोल टाइप का जो प्रतीक होता है वो स्टार्ट को या फिर एंड को दर्शाता है। जब आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है तो वो अंडाकार रूप में चालू होता है और अंडाकार रूप में ही बंद होता है। तो आपको याद रखना है कि जब फ्लो चार्ट के अंदर जो अंडाकार या फिर प्रतीक होता है उसे स्टार्ट या फिर एंड कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ई-कॉमर्स का उपयोग किस माध्यम द्वारा किया जा सकता है। तो ई-कॉमर्स का उपयोग हम SMS, वेब, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल सभी के द्वारा कर सकते हैं, इसलिए आपका आंसर आएगा यहाँ पर D, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट आधारित स्क्रिप्टिंग भाषाओं के उदाहरण है। तो जो आपका ब्राउज़र होता है ये जावास्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट के ऊपर ही बना रहता है। आप जब भी कोई लैंग्वेज चलाते हैं या फिर जो आपका ब्राउज़र होता है ये ब्राउज़र स्पेशली जावास्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट से ही बनकर मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ब्राउज़र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जावास्क्रिप्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो जावास्क्रिप्ट के द्वारा गेम डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप्स, क्लाइंट साइड ब्राउज़र और ये सभी, यानी कि ये जावास्क्रिप्ट द्वारा चारों चीज़ें या तीनों चीज़ें की जा सकती है। तो इसका आंसर आएगा आपका D, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट भाषा की पहचान किस पैरामीटर से होती है। यानी कि सिस्टम को किसे पता चलेगा कि आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो हमें प्रोग्राम के अंदर डबल टिक के अंदर, जैसा कि ऑप्शन A में दिखाया गया है, हमें जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिस्टम समझेगा कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ कर रहे हैं। इसका आंसर आएगा आपका A, जावास्क्रिप्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कुंजी के नीचे जाने पर कौन सा इवेंट सक्रिय हो जाता है। यानी कि आप जब किसी बटन के ऊपर हैं या फिर किसी प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और आप जब एक कदम नीचे जाते हैं, यानी कि 1 ऑन की डाउन,
यानी कि एक इवेंट होता है, यानी कि अगर आप कोई हरकत करते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, जैसे बटन दबाना, बटन से बाहर आना, बटन को 2 बार क्लिक करना, राइट क्लिक करना, तो ये सब जो घटनाएं होती हैं उन्हें इवेंट कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कुंजी के नीचे आने पर कौन सा इवेंट सक्रिय होता है, तो उसका आंसर आएगा आपका ऑन की डाउन, यानी कि जब आप बटन से नीचे जाते हैं तो आपका ऑन की डाउन नाम का इवेंट सक्रिय हो जाता है। इसका आंसर आएगा आपका ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं को संभालने के लिए जावास्क्रिप्ट डेटा प्रकार है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ों को रखा जाता है या फिर वैल्यू को रखा जाता है। जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए, और ए के अंदर एक वैल्यू दे दी राम, यानी कि जो राम नाम का जो वैल्यू है वो किसके अंदर हो गई है, ए के अंदर, यानी कि उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसलिए इसका आंसर आएगा आपका ए, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फंक्शन जावास्क्रिप्ट में एक स्ट्रिंग की लेंथ होता है, यानी कि अगर आपको दिया जाए कि राम इज़ गोइंग, इसके अंदर कितने कैरेक्टर है, तो हम इसे गिनेंगे। राम यानी कि 3, इज़ मतलब 2, गोइंग मतलब 5, मतलब कि 5 3 8 और 2 10। तो आपको अगर उस लेंथ कैरेक्टर मतलब जो वर्ड है उसकी लेंथ निकालना है, तो आपको जो ऑप्शन ए है लेंथ और ब्रैकेट, इस जो फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। इसके द्वारा आपको आंसर आएगा कि आपने जो राम इज़ गोइंग लिखा है उसकी टोटल लेंथ 10 है। इसका आंसर आएगा आपका ए। और हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है, जावास्क्रिप्ट में बिटवाइज एंड ऑपरेटर को दर्शाता है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड, यह आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर बिटवाइज और एंड ऑपरेटर कहलाता है। तो आप इन जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है और इनके एग्ज़ाम में भी आप आने की काफ़ी संभावना है, या फिर इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी, या फिर इनके जो ऑप्शंस हैं उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लीजिए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो का आप वेट कीजिए, जिसमें आपको ITI करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप क्या होती है, NAPS क्या होता है, और क्या क्या आपके लिए करियर के जो भी सुविधा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बस अभी तक इतना ही, और आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।